हाँ जी, मैच नंबर 72 आरसीबी वर्सेस आरआर एलिमिनेटर 1। आरआर ने आरसीबी को कल कन्विंसिंगली हरा दिया। दोनों ही टीम ने बहुत ही बुरा क्रिकेट खेला, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट इतना बुरा था दोनों टीमों का। आरसीबी जब बैटिंग करने आया, आरसीबी ने कल जिस तरीके से बैटिंग की है, लगा ही नहीं कि वो एलिमिनेटर 1 खेल रहे, और वो एक बड़े स्टेज पे आके कल चोक हुए। और राजस्थान जिस तरीके से उनके बॉलर्स ने परफॉर्म किया है या फिर फील्डर्स ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है, उसमें बहुत ही 50-50 परफॉर्मेंस था। मतलब 50% ऑफ प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहे और 50% ऑफ प्लेयर बहुत ही बुरा परफॉर्म कर रहे। बट आरआर ने समहाउ इतना परफॉर्म कर लिया कि आरसीबी को हरा दिया। आरसीबी जिस तरीके से कल खेलने उतरा था, वो स्टार्टिंग से ही उनका इंटेंट बदला हुआ था। पिछले 6 मैच जिस इंटेंट के साथ खेलते हुए आए थे, इस वाले मैच में वो इंटेंट दिखा ही नहीं। और संजू सैमसन ने आज एक क्रूशियल टॉस जीता। टॉस जीत के पहले उन्होंने बॉलिंग की, क्योंकि ड्यू आने वाला था, वगैरह वगैरह होने वाला था, बट ड्यू ऐसा कुछ आया नहीं। फैफ डुप्लेसी मैच हारने के बाद सीधा सा सबसे पहला स्टेटमेंट की ड्यू आ गया। अपने बॉलर्स अपने खुद के परफॉर्मेंस को ब्लेम करने के बजाय सीधा सीधा ड्यू को ब्लेम कर दिया। कमेंट्रेटर्स जो कि आरसीबी के गुणगान करते हुए थकते नहीं है, वो तक आके ग्राउंड को हाथ लगा के बोल रहे कि ड्यू इतना आया नहीं है। ग्राउंड स्टाफ भी बोल रहा है कि फर्स्ट इनिंग में फिर भी थोड़ा ड्यू आता है, लेकिन बाद में हवा के साथ वो ड्यू गायब हो जाता है और एंड में ड्यू नहीं रहता। इस तरीके के फीडबैक होने के बाद भी फैफ डुप्लेसी ने सीधे सीधे ड्यू को ब्लेम कर दिया। अब ड्यू तो चेन्नई वाले मैच में भी आया था, जहां पे बारिश हो गई थी, जहां पे एक्चुअली में ड्यू था या फिर वहां पे मॉइस्चर था बारिश के बाद, और वहां पे जिस तरीके की पिच आरसीबी को मिली थी, उसमें आरसीबी वाले जिस तरीके से परफॉर्म कर गए थे, 219 रन बनाए थे। और कल एक स्लो पिच थी, ज्यादा कुछ नहीं हो रहा था। चेन्नई में तो आधे आधे हाथ का बॉल टर्न हो रहा था, फिर भी अच्छा परफॉर्म किया इन लोगों ने। और कल के मैच में जहां पे सिर्फ स्लो पिच थी, थोड़ा देख के खेलने की जरूरत थी, थोड़ा इंटेंट अच्छा करने की जरूरत थी, पॉजिटिव क्रिकेट खेलने की जरूरत थी, बॉलर्स को अटैक करने की जरूरत थी, क्योंकि पावर प्ले पे ट्रेंट बोल्ट 3 ओवर में सिर्फ 6 रन देके गए। उसके बाद पावर प्ले खत्म होने तक आरसीबी का स्कोर 6 ओवर में 50 रन थे शायद से, और 10 ओवर खत्म होने पे आरसीबी का स्कोर था 76 रन। बहुत गलतियां हुई आरसीबी से, मैं उस पर बात करूंगा, बट सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कि दोनों टीम के तरफ से टॉप परफॉर्मर कौन रहे। तो आरसीबी की तरफ से रजत पाटीदार ने बनाए 34 रन 22 बॉल पे, विराट कोहली ने 33 रन बनाए 24 बॉल पे, महिपाल लोमरोर 32 रन 17 बॉल पे। राजस्थान की तरफ से बॉलिंग करते हुए आवेश खान 4 ओवर में 44 रन 3 विकेट, रविचंद्रन अश्विन 4 ओवर में 19 रन 2 विकेट, ट्रेंट बोल्ट 4 ओवर में 16 रन 1 विकेट। राजस्थान की तरफ से बैटिंग करते हुए यशस्वी जायसवाल 45 रन 30 बॉल, रियान पराग 36 रन 26 बॉल, शिमरन हेटमायर 26 रन 14 बॉल। आरसीबी की तरफ से बॉलिंग करते हुए मोहम्मद सिराज 4 ओवर में 33 रन 2 विकेट, करण शर्मा 2 ओवर में 19 रन 1 विकेट, कैमरन ग्रीन 4 ओवर में 28 रन 1 विकेट। तो ये तो थे टॉप परफॉर्मर। अब मैं आपको वो काम याद दिला दूं जो आपको करना है। आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए डिटेल में शुरू करते हैं। तो कल जब संजू सैमसन के बॉलिंग लेने के बाद आरसीबी जब बैटिंग करने आया है, कल फैफ डुप्लेसी 15 रन पे आउट हो गए। विराट कोहली जिस तरीके की बैटिंग कर रहे थे, इस पूरे सीजन में 700 रन बनाए। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो बहुत लोगों को शायद नहीं पसंद आएगा और बहुत कंट्रोवर्शियल भी है, बट विराट कोहली जो कि चेज मास्टर हैं और किंग उनको बोला जाता है, कंसिस्टेंसी है उनके रन्स में, उनके परफॉर्मेंस में, बट जब कभी भी बड़ा स्टेज आता है, बड़े मौके आते हैं, बड़े मैचेस आते हैं, विराट कोहली का उस तरीके का विराट वाला परफॉर्मेंस आया नहीं है। जितने भी वर्ल्ड कप फाइनल्स ले ले, जितने भी वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स ले ले, आईपीएल के प्लेऑफ्स ले ले, एलिमिनेटर ले ले, विराट कोहली का परफॉर्मेंस जिस दिन मैटर करता है उस दिन नहीं आता। आज भी जो विराट कोहली का परफॉर्मेंस है, ये इस लेवल का नहीं था कि वो एलिमिनेटर में खेलने लायक हो। टीम को वो स्टेज तक नहीं लेके गए जहां पे उनकी बैटिंग एबिलिटी की वजह से टीम को बेनिफिट हो। आज वो मौका था जब विराट कोहली को परफॉर्म करना चाहिए था। विराट कोहली जो उनके अंदर कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से परफॉर्म नहीं करा। मुझे पता है कि अब आप लोग बोलोगे कि विराट कोहली ने इस सीजन 700 रन के ऊपर तो बनाए हैं। इस पूरे आईपीएल हिस्ट्री में उन्होंने 8000 रन कंप्लीट कर लिए, बट इतना बड़ा प्लेयर एलिमिनेटर है। विराट कोहली को नहीं पता कि ये टीम उनके कंधों पे कितनी रिलाई करती है। और हम यही तो बात करते हैं ना ऑस्ट्रेलियंस के बारे में, कि बड़े स्टेज पे आके वो परफॉर्म करना शुरू कर देते। वर्ल्ड कप में यही हुआ था ना, ट्रेविस हेड आके अड़ गया था,
और हमारे साथ यही होता है। रोहित शर्मा जब तक बैटिंग कर रहे थे तब तक पिच अलग थी, तब तक वो बॉलर्स को अलग तरीके से खेल रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो हुआ वो हम सबको पता है। और आज के मैच में जहां पे एक्चुअली जरूरत थी पावर प्ले को यूटिलाइज करने की, ट्रेंट बोल्ट के ओवर में 3 ओवर में सिर्फ 6 रन, मतलब ये तो हद हो गई है। रन बॉल भी खेलते, 3 ओवर में 18 रन बनते, तो ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया। फिर भी 6 ओवर में 50 रन बन चुके थे, लेकिन उसके बाद भी विराट कोहली थे वहां पे। फैफ डुप्लेसी के आउट होने के बाद कैमरन ग्रीन आए, विराट कोहली थे क्रीज पे, फिर भी 10 ओवर में 76 रन बनते। अब ये क्वेश्चनेबल नहीं है। जब हम बात करते हैं इतना बड़ा प्लेयर और इतने बड़े स्टेज पे आके इस तरीके का परफॉर्मेंस, 700 रन का सीजन है, ये बात अटपटी लगेगी, लेकिन ये 700 रन का क्या करे? अगर एक टूर्नामेंट में खेल के या फिर एक वर्ल्ड कप में खेल के अगर ट्रॉफी नहीं उठाया, आप सेकंड आओ, आप थर्ड आओ, वो मैटर नहीं करता। अगर ट्रॉफी नहीं उठाया तो आप 10th आने के बराबर हो, चाहे सेकंड आ रहे हो, चाहे थर्ड आ रहे हो, चाहे फोर्थ आ रहे हो, सब सेम जगह पे हो। उनको कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ पार्टिसिपेशन के अलावा कुछ नहीं मिला। तो ये हार्श रियलिटी है, बट ये रियलिटी है कि अगर आप ट्रॉफी नहीं जीत रहे हो या फिर आप फर्स्ट नहीं आ रहे हो तो फिर आपने कुछ नहीं किया, अनलेस आप अंडरडॉग हो। और आरसीबी जिस तरीके से खेल के आ रहा था, आरसीबी आज के मैच में कहीं से भी अंडरडॉग नहीं था। और आरआर ने एक्चुअली में अंडरडॉग जैसा खेला है। जिस तरीके से वो अपने ही प्रेशर में फंस गए थे, जिस तरीके से उनकी बैटिंग में कोलैप्स दिखा था, जिस तरीके के उनके शॉट सिलेक्शन थे, जिस तरीके से वो रन आउट हो रहे थे, बहुत सारी चीजें क्वेश्चनेबल है आरआर की बैटिंग में। तो विराट कोहली ने 33 रन बनाए 24 बॉल। चेन्नई वाले मैच में जिस तरीके से मैं स्ट्राइक रेट की बात कर रहा था कि पूरी टीम का स्ट्राइक रेट किस तरीके से था, आज के मैच में आरसीबी का स्ट्राइक रेट आप लोग सुन लो। विराट कोहली 137 के स्ट्राइक रेट से खेले थे, फैफ डुप्लेसी 121 के स्ट्राइक रेट से, कैमरन ग्रीन 128 के स्ट्राइक रेट से, रजत पाटीदार 154 के स्ट्राइक रेट से, ग्लेन मैक्सवेल 0, महिपाल लोमरोर एकलौता बैट्समैन जो कि 188 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, दिनेश कार्तिक 84 के स्ट्राइक रेट से, फिर स्वप्निल सिंह 225 के स्ट्राइक रेट से, करण शर्मा 125 के स्ट्राइक रेट। तो चेन्नई वाले मैच में तो मैं खुद बोल रहा था कि जो स्ट्राइक रेट विराट कोहली और फैफ डुप्लेसी का था वो ये नहीं बताएगा कि वो किस पिच पे और किन कंडीशन पे बैटिंग कर रहे थे। बट आज वाली पिच ऐसी नहीं थी, इतनी बुरी बैटिंग होने लायक नहीं। पिच ऑब्वियसली स्लो थी, बॉल थोड़ा स्विंग भी कर रहा था, बट इतनी मुश्किल नहीं थी जितनी चेन्नई वाले मैच में हुई थी। आज आरसीबी के अंदर वो इंटेंट मिसिंग था। विराट कोहली आज के मैच में चोक हुए। बहुत लोगों को ये बात नहीं पसंद आएगी, मैं खुद विराट कोहली का फैन हूं, बट एक इंटरेस्टिंग स्टैट में देख रहा था कि गौतम गंभीर किस तरीके से बड़े मैचेस में किस तरीके का परफॉर्म करते हैं। आप लोगों को मेरी बात पे ट्रस्ट ना हो तो आप लोग गौतम गंभीर के मैचेस और उनकी हिस्ट्री निकाल लेना कि वो 2011 के फाइनल में क्या किया उन्होंने, 2007 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में उन्होंने क्या किया, चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने क्या किया, और ऐसे बहुत सारे मैचेस है। फाइनल्स में वो जिस तरीके से परफॉर्म करते, सेमीफाइनल में जिस तरीके से वो परफॉर्म करते, वो बंदा अकेला परफॉर्म कर रहा होता है। कई सारे मैचेस ऐसे हैं। इरफान पठान को एक मैच में मैन ऑफ द मैच मिला था और इरफान पठान ने बोला था अगर गौतम गंभीर उस दिन 75 या 85 रन बनाए थे तो उन्होंने सीधे सीधे कहा था अगर उस दिन गौतम गंभीर के वो 85 रन नहीं आते तो हमारे पास वो स्कोर ही नहीं होता डिफेंड करने के। और हम ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की बात करते हैं जो कि बड़े मैचेस में चलते हैं। हमारे पास विराट कोहली जैसा बैट्समैन होके, उस कैलिबर का बैट्समैन होके जो कि एक सीजन में 700 रन बनाता है, वो एलिमिनेटर में आके इस तरीके का परफॉर्मेंस दे। साउथ अफ्रीका को इसीलिए चोकर्स बोलते हैं क्योंकि वो पूरा टूर्नामेंट नेक्स्ट लेवल खेलता है, लेकिन फाइनल और सेमीफाइनल में आके वो जिस एबिलिटी पे खेल सकता है उन्होंने आज तक कभी नहीं खेला और ना आगे कभी वो खेल पाएंगे, इसीलिए उन्हें चोकर्स का नाम दिया। सॉरी टू से, बट विराट कोहली का जिस तरीके का परफॉर्मेंस है वो भी इस तरीके से बड़े स्टेजेस पे चोक कर। सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में विराट कोहली के परफॉर्मेंसेस नहीं आते। फील्डिंग डेफिनेटली अच्छी है, एनर्जी आज के मैच में अच्छी थी, बट बैट से आपको रन बनाना पड़े। आपकी टीम को आपके बैट से रन बनाने की जरूरत है। और आज के मैच में राजस्थान की बॉलिंग की बहुत तारीफ करनी होगी। अश्विन ने जिस तरीके से बॉलिंग की, युजवेंद्र चहल जिनकी आरसीबी को जरूरत नहीं थी, उन्होंने विराट कोहली का विकेट लिया। फिर आवेश खान, शुरू के 2 ओवर बहुत महंगे गए, बट लास्ट का जो उनका सेकंड हाफ था उसमें उन्होंने जिस तरीके से बॉलिंग कराई है, 3 विकेट भी ले लिए, 4 ओवर में सिर्फ 44 रन दिए, जबकि उनके पहले ही ओवर में शायद 17 रन आ गए। लेकिन उसको कवर अप किया है ट्रेंट बोल्ट और रविचंद्रन अश्विन ने। रविचंद्रन अश्विन ने 4 ओवर में सिर्फ 19 रन दिए। ध्रुव जुरेल ने अगर कैच नहीं छोड़ा होता तो 3 विकेट होते। ध्रुव जुरेल जैसे प्लेयर
गोदी में आए हुए कैचेस छोड़ रहे। यशस्वी जायसवाल ने कैच क्या छोड़ा, छक्का दे दिया। चौके छूट रहे हाथ के सामने से। रोहित शर्मा ऐसे ही नहीं बोलता था इन लोगों को गार्डन में घूमने वाले लड़के, ऐसे ही नहीं बोलता था। फिर जब राजस्थान बैटिंग करने आया तो राजस्थान का ये जो ओपनर है, जो बाबर आजम से बैटिंग सीख के आया है, ये राजस्थान के लिए क्या कर रहा है। 2 मैचेस हो गए ये बंदा इस तरीके से ही परफॉर्म करता है। 15 बॉल पे 20 रन बनाए शायद से, पर बंदे ने पहले तो कैच उठा दिया, मैक्सवेल से वो कैच छूट गया, लेकिन फिर फर्गसन की बॉल पे ये बोल्ड होके गया। अब 15 बॉल इसने खेली है पावर प्ले के अंदर और रन बनाए सिर्फ 20। फिर आते हैं संजू सैमसन। इस आईपीएल का फर्स्ट हाफ संजू सैमसन का जिस तरीके से गया है, उसके बाद इनका सिलेक्शन हो जाता है टीम इंडिया में। उसके बाद से संजू सैमसन जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं और आज खासकर जिस तरीके से आउट होके गए, इतना क्वेश्चनेबल है। यही बंदा इंटरव्यू में आके बोल के जाता है कि कोई भी प्लेयर T20 फॉर्मेट में 1 ओवर 5% है गेम का। तो अगर वो कहता है कि वो 6 बॉल या 10 बॉल लेने के बाद सेट होके खेलेगा तो आप मैच में पीछे हो जाओगे। और यही बंदा अब 13 बॉल पे 17 रन बना रहा है और इसको टीम इंडिया में हमने सेलेक्ट कर लिया। और जिस बॉल पे आउट होके गया, जिस तरीके से ये स्टंपिंग होके गया, बॉल कहाँ है, बैट कहाँ है, कुछ अता पता नहीं। सिर्फ प्री डिसाइडेड शॉट है और सिर्फ मारना है। टाइमिंग, बॉल, लाइन, लेंथ सब भाड़ में गया। पर तारीफ करनी पड़ेगी रियान पराग, जिस तरीके से ये बंदा आके सेंसिबली खेला है। स्कोर इतना बड़ा नहीं था, इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं थी, आराम से रन बन सकते थे और आराम से ही खेलने की जरूरत थी, क्योंकि अब किसी चीज के पीछे भागना ही नहीं है, ना नेट रन रेट, ना पॉइंट्स, कुछ भी नहीं। सिर्फ आज मैच जितना इंपॉर्टेंट था। तो ये बंदा जिस तरीके से खड़ा हो गया था, जिस तरीके से खेल रहा था, जिस तरीके से बीच बीच में एक्सीलेट किया है, जिस तरीके से छक्के चौके लगाए। कैमरन ग्रीन बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहा था, कुछ 3 ओवर में सिर्फ 11 रन दिए थे और बाद में रियान पराग और शमरन हेटमायर ने 17 रन मारा था 1 ओवर में। अदरवाइज कैमरन ग्रीन बहुत अच्छी इकोनॉमी के साथ बॉलिंग करा था। 3 ओवर में 11 रन और फिर 4 ओवर में 28 रन पड़े। कमाल की बॉलिंग करा रहा था, लेकिन फिर पिट गया। बट ग्लेन मैक्सवेल जिस तरीके की आज फील्डिंग की है, बॉलिंग भी नहीं करवाई। ग्लेन मैक्सवेल इस सीजन में एक ही चीज अच्छा कर रहा था, बॉलिंग। आज आरसीबी ने उससे बॉलिंग भी नहीं कराई। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं भूल गया, आरसीबी के लिए रजत पाटीदार 3 नंबर पे बैटिंग करने आते हैं। आरसीबी 6 मैच लगातार इसी फॉर्मेशन के साथ जीतता हुआ आ रहा था। आज के मैच में ऐसा क्या हो गया कि रजत पाटीदार को इन्होंने 4थे नंबर पे भेजा और कैमरन ग्रीन को 3रे नंबर पे भेजा, और कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टा सब भसड़ ही मच गया। ना विराट कोहली इनिंग को एक्सीलेट कर पाए, ना रजत पाटीदार, ना कैमरन ग्रीन। तीनों 130, 135 के स्ट्राइक रेट पे खेल के चले गए। मुझे ये समझ में ही नहीं आया कि रजत पाटीदार को 4थे नंबर पे भेजा क्यों, जब वो अच्छी बैटिंग कर रहा है, अच्छे फॉर्म में है और 3रे नंबर पे आके वो अच्छा खेल भी रहा था। एटलीस्ट 20-25 बॉल पे 50-55 रन बना रहा था। आज भी अगर उस तरीके की इनिंग आ जाती और आरसीबी के पास आज सिर्फ 20 रन और होते ना, ये मैच बहुत हद तक फंस जाता और बहुत हद तक आरसीबी इस मैच को जीत सकता था। लास्ट में आरआर इस तरीके से पैनिक कर गया था। जब 16 बॉल पे 16 रन चाहिए थे, उस मोमेंट पे रियान पराग ग्लोरी शॉट खेलने के चक्कर में आउट हुए। वहां से उनको लगा कि अब वो 2 बॉल पे या 3 बॉल पे मैच खत्म करेंगे और उस चक्कर में, उस ट्रैप में फंस के उन्होंने अपना विकेट गंवा दिया। अदरवाइज आज रियान पराग का 50 बन सकता था। यशस्वी जायसवाल जिसको इतने चांस मिले, जिस तरीके की बैटिंग वो कर रहे थे, वो पहली बॉल से ऐसा लग रहा था कि आउट होके जाना चाहता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इंग्लैंड के साथ टेस्ट मैच में इतने अच्छे फॉर्म से आने के बाद इस आईपीएल सीजन में यशस्वी जायसवाल को क्या हो रखा है, किस तरीके की क्रिकेट खेल रहे वो। यशस्वी जायसवाल को ये समझना पड़ेगा वो किस तरीके के प्लेयर हैं, और वो बनने की कोशिश कर रहे हैं जैक फ्रेशर मैकग, जिसकी जरूरत नहीं है हमें। हमने यशस्वी जायसवाल को यशस्वी जायसवाल होने के वजह से सेलेक्ट किया इंडिया टीम में, और सेलेक्ट होने के बाद यशस्वी जायसवाल का जिस तरीके से परफॉर्मेंस है बहुत ही क्वेश्चनेबल है। जिस तरीके से वो खेल रहे, जिस इंटेंट के साथ खेल रहे, वो बहुत क्वेश्चनेबल है। इतने बड़े मैच पे इतना इररिस्पॉन्सिबल ढंग से खेलना, टॉप ऑर्डर में आके जब बैट से हर बॉल निक होके जा रहा है, उसके बाद भी वो चेक नहीं कर रहे अपने आप को, इतने बार बचे हैं। और 45 पे जिस तरीके से आउट होके गए, उसके बाद पैड में बैट मारो या हेलमेट पटको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये समझने की जरूरत होगी कि आपकी टीम को किस चीज की जरूरत है। इतना बड़ा स्कोर भी नहीं था। जिस तरीके के शॉट्स आप खेल रहे थे, जिस तरीके का एग्रेशन आप दिखा रहे थे, उसकी जरूरत नहीं थी। जब आपसे टाइमिंग नहीं हो रहा है, जब आपसे हिट नहीं हो रहा, तो उस चीज को फोर्स करने की जरूरत नहीं थी। और आरआर जो कि फील्डिंग में पैनिक कर रहा था, एक रोवमैन पॉवेल को छोड़ के
बाकी हर कोई कैच छोड़ रहा है। ध्रुव जुरेल ने छोड़ा, यशस्वी जायसवाल ने छोड़ा, रियान पराग ने एक अच्छा कैच पकड़ा था और रोवन पॉवेल ने तो कल शायद 4 कैच पकड़े और लास्ट में आके जिस नव सिचुएशन में आके उन्होंने छक्का मारा है, आरआर को कन्विंसिंगली 1 ओवर पहले जिता दिया। और ध्रुव जुरेल जिस तरीके से रन आउट होके गए उसमें पूरी की पूरी रियान पराग की गलती थी और ध्रुव जुरेल को भी स्ट्रांगली ना बोलने की जरूरत थी। और विराट कोहली ने क्या फील्डिंग की आज, कमाल की फील्डिंग की। बैटिंग जैसी मर्जी हुई हो बट मैच में जो एनर्जी होती है बंदे की, जिस तरीके की फील्डिंग करी है विराट कोहली ने, कमाल, नेक्स्ट लेवल फील्डिंग, नेक्स्ट लेवल। जहां पे बॉलर से विकेट नहीं निकल रहे थे वहां पे विराट कोहली ने विकेट निकाले, 2 रन आउट हुए। और करण शर्मा ने संजू सैमसन का जो रन आउट छोड़ा था, संजू सैमसन क्या कर रहे थे, यशस्वी जायसवाल को पलट के देख रहे, पिच के बीच में बात कर रहे। अरे बैट क्रीज के अंदर रख के बात करने की जरूरत है। रोहित शर्मा एवे ही नहीं बोलता पार्क में घूमने वाले लड़के। संजू सैमसन इतने एक्सपीरियंस होके, कैप्टन होके इस तरीके की छोटी सी गलती कर रहे हैं, मतलब बहुत ही बचकानी हरकत थी वो। बट स्टिल राजस्थान रोते गिरते पड़ते कल आरसीबी को हरा ही दिया। और आरसीबी के लिए शायद इतना ही काफी था क्योंकि प्लेऑफ्स में उन्होंने आईपीएल ट्रॉफी जीतने जितना सेलिब्रेशन कर लिया था, तो शायद आरसीबी के लिए इतना ही काफी था, इसके आगे उन्हें चाहिए ही नहीं था। इसीलिए शायद इस तरीके का परफॉर्मेंस भी आया है क्योंकि प्लेऑफ्स में सिर्फ पहुंचना ही उन्होंने आईपीएल ट्रॉफी जितना सेलिब्रेट कर लिया था। चेन्नई से आरसीबी अपने ब्रिलियंस के वजह से नहीं हारा। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, बहुत लोगों को शायद नहीं भी पसंद आया होगा, बट महेंद्र सिंह धोनी, उनकी जो आदत है डीप लेके जाने की, अगर उनका दिन नहीं होता है और वो गलती से आउट हो जाते हैं तो उसके बाद उस पोजीशन से कोई और मैच निकाल के नहीं दे सकता। रविंद्र जडेजा या फिर कोई भी और बैट्समैन हर बार सेम चीज नहीं कर पाएगा, हर बार 2 बॉल पे 10 रन नहीं बना पाएगा। ऑब्वियसली यश दयाल ने अपने नर्व्स को काम रखा था और यश दयाल ने अच्छी बॉलिंग की थी, बट बहुत हद तक महेंद्र सिंह धोनी का भी हाथ। और आज के मैच में रोवन पॉवेल आखिरी ओवर तक मैच ही नहीं लेके गए, 19 ओवर में ही खत्म कर दिया, 20वें ओवर में गए ही नहीं। तो समहाउ राजस्थान जीत तो गया है, बट अब हैदराबाद से जब ये खेलने आएंगे और चेन्नई की पिच में है मैच, तो इस मैच में स्पिनर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। और राजस्थान के पास बहुत क्वालिटी स्पिनर्स हैं और हैदराबाद के पास एक भी नहीं है। और हैदराबाद के बैट्समैन स्पिनर्स को फंसते हैं, तो हैदराबाद के चांसेस बहुत सही लग नहीं रहे। लेकिन हैदराबाद वो टीम नहीं है जो कि इजीली हार जाए। और अगर संजू सैमसन वहां पे भी टॉस जीत जाते हैं और चेज करने आते हैं तो हैदराबाद को बहुत दिक्कत होने वाली है। वहां पे भी ड्यू होगा और ड्यू इतना मेजर फैक्टर प्ले कर रहा है और इतने बड़े मैचेस ऐसी ऐसी जगह पे पड़े हैं जहां पे इतना ड्यू आता है कि दूसरी टीम को एक क्लियर एडवांटेज मिल जाता है। और बीसीसीआई इस तरीके के ग्राउंड तो बनाएगा नहीं, चाहे ड्यू से बचना हो, चाहे बारिश को रोकना हो, बीसीसीआई ऐसे ग्राउंड बनाने ही नहीं वाला है। हैदराबाद और राजस्थान इन्हीं ग्राउंड में खेलेंगे, इन्हीं कंडीशंस में खेलेंगे और आरआर के चांसेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। तो लेट्स सी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम मिलेंगे कल प्रीव्यू वाले वीडियो में। तो गर्मी बहुत हो रही है, आप सभी को पता है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, तो पानी ज़्यादा पिए, कम से कम 3 लीटर पिए और अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, पीस आउट।